हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। और जैसा कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को देखने की कोशिश की। उनसे रिलेटेड कुछ टर्म थे, उनको हम लोगों ने समझा जो हेल्प करते हैं उनकी थ्योरी साइकोसेक्सुअल थ्योरी को समझने में। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज फिर से कुछ चीजें रिवाइज करेंगे और समय बचते ही इस थ्योरी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे इन्होंने माइंड की तीन अवस्थाएं बताई थी, जिसे हम लोग हिंदी में मन पढ़ते हैं। एक थी आपकी कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, और दूसरा था इसका अनकॉन्शियस माइंड, एंड इसका तीसरा स्टेज होता है, इसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड, ऐसा। तो 1 2 3, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार माइंड की तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। कॉन्शियस माइंड को हम लोगों ने सचेतन मन बोला, सब कॉन्शियस माइंड को हम लोगों ने अवचेतन मन बोला, अनकॉन्शियस माइंड को हम लोगों ने अचेतन मन बोला है। तो कॉन्शियस माइंड का संबंध हमारे प्रेजेंट से है। कॉन्शियस माइंड का संबंध हमारे प्रेजेंट से है, मतलब वर्तमान से है। जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है, वो सारी कॉन्शियस माइंड से संबंधित होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित है वो चीजें जो इच्छाएं तो हमारी थी, लेकिन वो हम लोगों के दिमाग में नहीं है, हम लोगों को उसको दबा कर रखा हुआ है। यानी कि ये हमारी दमित इच्छाओं से संबंधित है, दमित इच्छाओं से संबंधित हैं। ऐसी इच्छाएं जो दबा कर रखी हुई हैं, ऐसे कुछ दुख होते हैं, कष्ट होते हैं इंसान के, दबा कर रखता है, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें आती हैं जो दिमाग में जोर डालने पर याद आ जाती हैं, दिमाग में जोर डालने पर याद आ जाती हैं, जोर डालने पर याद आ जाती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने मन की ये तीन अवस्थाओं की बात की कि इंसान के मन को, दिमाग को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। उसका एक हिस्सा होता है जो वर्तमान स्थितियों पर फोकस करता है, कॉन्शियस माइंड पर फोकस करता है, और उसका एक दिमाग का हिस्सा होता है जहां पे पुरानी इंफॉर्मेशन फीड हो चुकी है, जिस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग में आ गई, जिसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। और सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो बीच का रास्ता अपनाता है, मतलब वर्तमान में उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में जा रही है। तो हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन ना चाहते हुए भी वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का संबंध सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ड्रीम से था, सपनों से था। इनकी ही किताब का नाम हम लोगों ने देखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इन्हीं की किताब है। तो हम लोग, इन्होंने ही बोला कि जो मस्तिष्क होता है वो आपका आइसबर्ग के समान होता है। आइसबर्ग के समान इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आइसबर्ग क्या होता है, 90% पानी में डूबा रहता है, और 10% हिस्सा जो है वो हमको दिखाई देता है। तो जो 90% हिस्सा डूबा रहता है, इसको ही ये दो पार्टों में शामिल करते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा। तो इसको हमें समझना होगा कि उन्होंने मन, दिमाग को समझने की कोशिश क्यों की, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का जो फोकस था वो इंसान के व्यवहार को समझने में था, कि इंसान व्यवहार क्यों करता है, भविष्य में वो कैसा व्यवहार करेगा, और वर्तमान में उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया था। इन सब के कारणों को समझने का फोकस ही सिगमंड फ्रॉइड का था। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया माइंड का, माइंड की तीन अवस्थाओं को नोटिस किया, और उन्होंने बताया कि जो इंसान यानी व्यक्ति का व्यवहार है वो सबसे ज्यादा यानी 90% सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हिस्से से ही डिसाइडेड होता है, और यही इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया सब कॉन्शियस माइंड का, अनकॉन्शियस माइंड का, और इन्होंने कहा कि जो व्यवहार है इंसान का, बिहेवियर है, वो बिहेवियर, जो इंसान का बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है किसके द्वारा, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के द्वारा।
और ओनली 10% कंट्रोल होता है कॉन्शियस माइंड के द्वारा। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग प्रीवियस माइंड में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम लोग अभी कुछ और नया जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले कुछ चीजें और बताई, कुछ कंसेप्ट दिए। अब इन्होंने कुछ इच्छाओं की बात की है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इद की बात की है। इद एक ऐसी इच्छाएं हैं, इद क्या है, ऐसी इच्छाएं हैं जो आधारित होती हैं मूलभूत आवश्यकताओं पे। इसी को उन्होंने इंग्लिश में बोला कि इंस्टिंक्ट शब्द उन्होंने दिया है कि इद क्या है, वो इंस्टिंक्ट से जुड़ा है और इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे उसका खाना हो गया, पानी हो गया, जैसे उसका और मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, ये सारा इसमें आ जाएगा। जैसे आपका सेक्सुअल अर्ज हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। तो ये इद इच्छाएं वो इच्छाएं हैं जो ये हमें दिखा है कि इंसान खाना खाता है तो वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है, पानी की इच्छा है तो वो पूरी कर सकता है, भूख की प्यास की कर सकता है, सेक्सुअल की भी कर सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो इंसान पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसी इच्छाओं को हम लोग कहते हैं दमित इच्छाएं। दमित इच्छाओं का मतलब है ऐसी इच्छाएं जो दबा दी गई हैं, ऐसी इच्छाएं जो दबा दी गई हैं, इच्छाएं जो अधूरी रही। तो ऐसी इच्छाएं भी इद का ही हिस्सा बन जाती हैं और इंसान अपने जीवन में हमेशा कोशिश करता है, ट्राई करने की कोशिश करता है कि ये दमित इच्छाएं भी पूरी हो जाएं। और इसी कारण से इंसान का व्यवहार टाइम पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो इन्होंने बात की इद की, और इन्होंने बोला कि जो इद है वो पूरी हद तक जो है अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बोल सकते, मतलब क्या बोलेंगे कि जो इद है वो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो यानी कि ये जो इद की इच्छाओं को करने वाला व्यवहार है वो अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल्ड होता है, यानी अचेतन मन से नियंत्रित होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बोला जाता है। अब हम लोग एक और इसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग बात करते हैं ईगो को समझते हैं। तो ईगो को समझने के लिए हमें सुपर ईगो को समझना पड़ेगा। सुपर ईगो क्या है, एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन बोले तो आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति है यानी कि सोशल नॉर्म का यह ध्यान रखती है। सोशल नॉर्म का यह ध्यान रखती है, मतलब सुपर ईगो के, अगर इंसान के व्यवहार को सुपर ईगो कंट्रोल करेंगे तो उसके व्यवहार कैसे होंगे, समाज के नॉर्म के अनुसार होंगे, समाज के नॉर्म को वायलेट नहीं कर रहे होंगे। कैसे होंगे, तो एथिकल होंगे, और कैसे होंगे तो मोरल होंगे। मोरल का मतलब नैतिक, एथिकल का मतलब भी नैतिक है, सोशल नॉर्म मतलब सामाजिक परंपराएं, आइडियल सिचुएशन मतलब आदर्श स्थिति। तो इनकी बात सुपर ईगो करता है। तो इंसान के व्यवहार कंट्रोल्ड होते हैं, जो बिहेवियर हैं इंसान के, वो तीन चीजों पे बेस्ड होते हैं, एक इद पे, एक ईगो पे और एक सुपर ईगो पर। तो अगर इच्छाएं मतलब व्यवहार इंसान का ड्रिवन हो रहा है इद से, इसका मतलब वो ड्रिवन हो रहा है अनकॉन्शियस माइंड से। इसमें कौन कौन से व्यवहार होंगे, वो बेसिक इच्छाएं होंगी जो इंसान को आवश्यकता है और वह कभी ना कभी उनको पूरा करना चाहता है, ऐसी चीजें इद में डाल दी जाती हैं। और ऐसे व्यवहार, ऐसी इच्छाओं को करने वाले व्यवहार इद से कंट्रोल होते हैं, यानी अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। वहीं पे सुपर ईगो अगर व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है तो वह इंसान के व्यवहार को कैसा बना देता है, आइडियल बना देता है, आदर्श बना देता है। तो इस तरह हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया और बोला कि अगर इंसान के व्यवहार सुपर ईगो से कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तो उसके व्यवहार समाज के नॉर्म के अनुसार होंगे, एथिकल होंगे, मोरल होंगे और आइडियल सिचुएशन पर वर्क करेंगे। लेकिन यहीं पे हमें यह भी समझना होगा
कि एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है जिसका नाम है ईगो। तो यहाँ ये ईगो नॉर्मल ईगो नहीं है, जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई तुझमें बहुत ईगो है, ये कुछ इस तरह की चीज नहीं है। ये ईगो एक्चुअली है जो व्यवहार को कंट्रोल ये भी करता है, बिहेवियर को कंट्रोल्ड करता है। यहाँ पे मुझे लगता है कंट्रोल्ड कहना सही नहीं होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिहेवियर को बैलेंस करता है। बिहेवियर को बैलेंस करता है, और किसके रिस्पेक्ट में बैलेंस करता है? समाज के नियमों के रिस्पेक्ट में बैलेंस करता है। समाज के नियमों के रिस्पेक्ट में बैलेंस करता है, रिस्पेक्ट में बैलेंस करता है। कैसे करता है ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईद हो गया, और जैसे ईगो हो गया, और जैसे सुपर ईगो हो गया, ये दो चीजें हैं और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान को शौक है दारू पीने का, तो ईद बोलेगा कि भाई तू पी ले। इसका मतलब है कि ईद जो है वो कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सिक्वेंस पर निर्भर नहीं है, यानी इसको परिणाम की चिंता नहीं होती। और ईद किस पे काम कर रहा है? संतुष्टि पर काम कर रहा है। ईद किस पर काम कर रहा है? तो संतुष्टि पर काम कर रहा है, इसको परिणाम की चिंता नहीं है। ये कहता है अगर तेरा शौक है तो ये जरूरत है, तेरी बेसिक आवश्यकताएं हैं, तो तू बियर या दारू जो भी है वो पी सकता है, ऐसा ईद बोलेगा। अगर आपका व्यवहार ईद से कंट्रोल हो रहा होगा तो, अगर आपका व्यवहार सुपर ईगो से कंट्रोल हो रहा होगा तो बोलेगा कि नहीं ये गलत है, आप मत पीजिए। यानी कि वह कॉन्सिक्वेंस पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? तो परिणाम पर निर्भर कर रहा है, परिणाम पर निर्भर कर रहा है। और यह संतुष्टि के प्रिंसिपल पर काम नहीं करता, संतुष्टि के विपरीत काम करता है। कौन? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो परिणामों पर निर्भर नहीं है, संतुष्टि के विपरीत काम करता है और सामाजिक नियमों के अनुसार काम करता है, यानी एथिकल वर्क करता है, एथिकल वर्क करता है। तो अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो इंसान का जीना कठिन हो जाएगा। अगर कंप्लीटली एथिकल वर्क पे चलेगा, अपनी इच्छाओं को मार कर जीने की स्थिति में आ जाएगा, तो नॉर्मली इंसान एवरेज रूप में ऐसे नहीं होते। तो यहीं पे कंसेप्ट आया ईगो का। ईगो क्या करता है कि ईद से कंप्रोमाइज करता है। ईगो क्या करता है? ईद की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्रोमाइज करते हुए, कंप्रोमाइज करते हुए मतलब समझौता करते हुए थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि आप रोड पे मत पीजिएगा, घर में आके रात में पी लीजिएगा। तो ये बीच का रास्ता निकालने का काम कर रहा है। इसी को बोला जाता है कि ये पुलिसमैन का भी कार्य करता है, पुलिसमैन का भी कार्य करता है। तो ये ईगो कंप्रोमाइज करता है। और कैसे कंप्रोमाइज करता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म और सुपर ईगो। तो अगर आपका व्यवहार ईगो से कंट्रोल हो रहा है तो आप एक बीच का रास्ता अपनाएंगे, जिसमें आप समाज के नियमों का उल्लंघन ना करते हुए अपनी इच्छाओं को, जो मूलभूत इंस्टिंक्ट है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और ज्यादातर लोगों में यही देखा जाता है। सुपर ईगो आदर्शात्मक स्थिति है और ईद जो है कंप्लीटली अवॉइडेबल है, समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये कंसेप्ट दिए सिगमंड फ्रॉइड ने इंसान के व्यवहार को समझने के लिए। अब हमें कुछ इनकी थ्योरी है जिसका नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इसको समझना है तो कुछ बेसिक टर्म है, उन्हें हमें समझना होगा। तो इन्होंने चरणबद्ध तरीके से बालक के व्यवहार में पर्सनालिटी को कैसे डेवलप होती है उसका अध्ययन किया है। तो इनका काम क्या था? पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर इनका फोकस है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंट्रोल्ड होती है बिहेवियर से। सो आप कैसा व्यवहार करेंगे उसी से जज किए जाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और व्यवहार ड्रिवन होता है माइंड से, और माइंड की तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो बिहेवियर ड्राइव फ्रॉम माइंड, और माइंड की इन्होंने बताई कौन सी? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस
इसमें भी सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस से 90% व्यवहार यानी बिहेवियर क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, और अनकॉन्शियस यानी कॉन्शियस से केवल 10% बिहेवियर कंट्रोल्ड होता है। ऐसा अब माइंड पे तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन कुछ उन्होंने इच्छाओं का भी वर्गीकरण किया, जैसे आपका इद हो गया, जैसे आपका ईगो हो गया, जैसे आपका सुपर ईगो हो गया। तो यहाँ पे जो इद होता है वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपका इच्छाएं इद से संबंधित हैं तो फिर आप अनकॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रहे हैं, आपका व्यवहार और पर्सनालिटी उसी के अकॉर्डिंग विकसित होगा। अगर आपका ये सुपर ईगो की बात जो हो रही है वो कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर हमारा मन सचेत है, इसका मतलब अगर हम जानते हैं समाज के नियम कैसे हैं, तो हम सुपर ईगो के अनुसार काम करेंगे। तो इसीलिए सुपर ईगो कॉन्शियस माइंड की तरह वर्क करता है। और अगर हम ईगो की बात करें तो ईगो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों से कंट्रोल होता है, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को बैलेंस बिठाने की कोशिश ईगो करता है। और अगर हमारे व्यवहार ईगो से कंट्रोल हो रहे हैं, यानी अगर आप बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, तो अगर आप पूरी तरीके से अपनी मूलभूत बेसिक इंस्टिंक्ट पर निर्भर होकर व्यवहार कर रहे हैं, तो आप यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप समाज में आदर्श स्थिति बनाते हुए, सम्मानजनक स्थिति बनाते हुए अपने व्यवहारों को दिखा रहे हैं, तो आप सुपर ईगो से कंट्रोल हो रहे हैं, और सुपर ईगो का सीधा संबंध कॉन्शियस माइंड से है। ऐसी कुछ बातें सिगमंड फ्रॉइड ने इस बारे में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बताई हैं। अब इन्होंने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है उम्र के अनुसार कि इंसान के व्यवहार उम्र के अनुसार कैसे बदलते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश की, और उसके इन्होंने कुछ कारण बताए, कुछ परिणाम बताए। इसलिए इनके कंसेप्ट में हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे लिबिडो। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इनकी थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस सेक्सुअल। तो यहाँ साइको से मतलब है मन यानी माइंड, और सेक्सुअल से मतलब है लैंगिक, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर कैसे करता है, कब करेगा, क्यों करेगा, और करेगा कि नहीं करेगा, किया था तो क्यों किया था, इन सब का अध्ययन माइंड के अंतर्गत आ गया, यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी की बात हो रही है। तो इसीलिए यही इनकी थ्योरी की आलोचना है कि इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनका फोकस स्पेशली सेक्सुअल डेवलपमेंट पर है कि इंसान सेक्सुअल बिहेवियर कैसे करता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल से मतलब सेक्सुअल बिहेवियर से है, सेक्सुअल बिहेवियर से है। और सेक्सुअल बिहेवियर एथिकल और अनएथिकल भी माना जाता है, अनएथिकल भी होता है और एथिकल भी होता है। ये कैसे होता है, समाज के नॉर्म के अनुसार होता है, सोसाइटी के नॉर्म के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल शादी करके लोग लाते हैं, तो भी शादी करके क्या सेक्स भी तो करते होंगे, बट वो क्या है आपका एथिकल में काउंट हो जाता है, और अनएथिकल में, फॉर एग्जांपल इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप अनएथिकल में काउंट होती है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं सेक्सुअल बिहेवियर के व्यवहार को कंट्रोल कौन करता है, इस चीज का अध्ययन करने का कोशिश सिगमंड फ्रॉइड ने किया है, जिसमें इन्होंने एक टर्म दिया है जिसका नाम है लिबिडो। तो लिबिडो क्या होता है, लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल अर्ज। सेक्सुअल अर्ज इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन की इच्छा, रिप्रोडक्शन की इच्छा, अर्ज मतलब इच्छा, सेक्सुअल वी कैन से रिप्रोडक्शन लाइक दैट। तो लिबिडो को उन्होंने ऐसा बोला, इसको उन्होंने सेक्सुअल अर्ज और सेक्सुअल एनर्जी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेक्सुअल एनर्जी, ऐसा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बोला कि इंसान जो बचपन में पैदा होता है, बचपन से ही उसके अंदर ये लिबिडो होता है, सेक्सुअल अर्ज होती है, यानी रिप्रोडक्शन की एनर्जी उसके अंदर बचपन से ही होती है। लेकिन वो ना तो हमें शुरुआती दौर में नजर नहीं आती, एक फिक्स अवस्था के बाद, स्टेज के बाद हमें वो नजर आती है, और जब वह शादी की अवस्था में पहुंचता है तब जाके वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिप्रेजेंट होती है या हमें दिखाई देती है। तो ये कंसेप्ट उन्होंने लिबिडो का दिया। फिर एक दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे जो इन्होंने दिया फिक्सेशन का। फिक्सेशन की हिंदी होती है स्थायीकरण। स्थायीकरण
तो हम लोगों को फिक्सेशन समझना है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान के व्यक्तित्व में एनर्जी होती है, यानी सेक्सुअल अर्ज होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, तो वो चरणों में उन्होंने देखा कि हर चरण में उस एनर्जी का अलग अलग स्तर पे अलग अलग एनर्जी का लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बचपन में ज्यादा है, फिर जाके लेटेंसी में नहीं है, फिर उसके बाद में इनकी लास्ट वाली स्टेज जो जेनाइटल आ रही है उसमें फिर से ये उपजता है और फिर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी रिप्रेजेंट होती है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर उस स्तर पर, जिस भी स्तर में बालक है, इस सेक्सुअल एनर्जी का, इस जो आपकी सेक्सुअल ऊर्जा का, इच्छा का स्थायीकरण हो जाता है, अगर उस ऊर्जा का स्थायीकरण हो जाता है तो बालक के अगले चरण में जाने में बच्चे को दिक्कत होती है। यानी कि जब बच्चा अगले चरण में पहुंचेगा तो हो सकता है कि वह अपने पहले वाले चरण का व्यवहार करे। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपनी थ्योरी में की, इसलिए उन्होंने कंसेप्ट दिया फिक्सेशन, और हम लोग कहते हैं फिक्सेशन ऑफ एनर्जी, फिक्सेशन ऑफ एनर्जी, और हम लोग कहते हैं फिक्सेशन ऑफ लिबिडो, लिबिडो, और फिक्सेशन ऑफ सेक्सुअल अर्ज, फिक्सेशन ऑफ सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल अर्ज, लाइक दैट। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ऊर्जा का स्थायीकरण हो जाता है, और किसी के व्यक्तित्व में ऊर्जा का स्थायीकरण होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वह उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर व्यक्तित्व विकास में क्या बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि वह पहले वाली अवस्थाओं के व्यवहार करने लगता है, और जबकि उसको करने कौन से हैं, आने वाली अवस्था के व्यवहार को करना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिबिडो का कंसेप्ट दिया, एक फिक्सेशन का कंसेप्ट दिया है, और यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे जो टर्म इनकी थ्योरी में आता है, जिसको कहते हैं इरोजीनस, इरोजीनस जोन। इसकी अगर हम हिंदी की बात करें तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कि कामोद्दीपक, कामोद्दीपक क्षेत्र, ऐसा कुछ अजीबोगरीब नाम है बट इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, इरोजिनस जोन। तो इन्होंने बोला कि जब भी बालक अपनी इन चरणों में, जो भी इन्होंने 5 चरण दिए हैं, जब अपनी अपनी अवस्था में रहेगा, तब उसका जो एनर्जी है, यानी कि जो सेक्सुअल अर्ज की बात हो रही है, जो सेक्सुअल अर्ज की बात हो रही है, वो एक किसी एक पर्टिकुलर, कहते हैं अंग पे या स्थान पे क्या होती है, फिक्स होती है, स्थायी होती है, यानी निश्चित होती है, केंद्रित होती है। तो सेक्सुअल अर्ज केंद्रित होता है, कहाँ केंद्रित होता है, किसी विशिष्ट, किसी विशिष्ट स्थान पर, स्थान पर कहाँ, वो भी शरीर में। तो ये जो शरीर में स्थान है वो हर चरण में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा है तो इनके अनुसार इन्होंने बताया कि बच्चे की जो ऊर्जा है, सेक्सुअल अर्ज है, या फिर जो भी उसकी एनर्जी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो माउथ पर सेंटर्ड है। जबकि बाद में उन्होंने बताया कि जब बच्चा डेवलप हो जाता है और एडल्टहुड में जाता है, तब उसकी सेक्सुअल अर्ज जननांगों में, यानी कि रिप्रोडक्टिव डिवाइसेस में कहाँ हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। तो ये इरोजिनस जोन उसको नाम दिया है, जिस स्थान पर फिक्स होती है उसको इन्होंने नाम दिया है इरोजिनस जोन। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने देख ली, और हम लोग एक और टर्म समझने की कोशिश करते हैं जो इनकी थ्योरी में बार बार आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की हिंदी होती है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट की हिंदी होती है द्वंद्व। द्वंद्व बोले तो इसको आई थिंक मैंने गलत लिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है द्वंद्व। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कि दो चीजों के बीच में टकराव, समथिंग इधर है समथिंग इधर है, इनके बीच में कोलिजन, ऐसा कुछ। तो इन्होंने बताने की कोशिश की कि बालक का जो है वो कोलिजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है दो विशेषताओं के बीच में। पिता के से हो सकता है, किसी विशेषता को लेकर हो सकता है, किसी डिमांड को लेकर हो सकता है। तो अगर बच्चा सक्सेसफुली इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाता है तो ही उसकी पर्सनालिटी नेक्स्ट स्तर पर बन पाती है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं निकल पाता तो उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व नहीं बन पाता, और वह अच्छा व्यवहार समाज में नहीं कर पाता। ये कहना है सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो इस तरह से हम लोगों ने डिटेल से चीजों को देखा है कि किस तरह से काम करता है। अब हम लोग इनकी स्टेजेस को डिटेल से देख लेते हैं। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं। पहली स्टेज का नाम इन्होंने रखा है अनल स्टेज, पहली स्टेज का नाम इन्होंने रखा है
अनल स्टेज। इसी में हम लोग डिटेल से बारी बारी से सारी स्टेज देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से काम करेगा। इनकी जो पहली स्टेज है वो अनल स्टेज नहीं, अनल दूसरी स्टेज है। तो पहली स्टेज का नाम है ओरल स्टेज, ऐसा। इनकी दूसरी स्टेज का नाम है अनल स्टेज, ऐसा। इनकी तीसरी स्टेज का नाम है फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। इनकी चौथी स्टेज का नाम है लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज। और इनकी पांचवी स्टेज का नाम है जेनाइटल स्टेज। तो हम लोग इन स्टेजेस के बारे में डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले हमें इनके हिंदी नाम पता होना चाहिए। ओरल स्टेज को हम लोग कह देते हैं मुखावस्था, मुख अवस्था या फिर मुखावस्था। अनल को कह देते हैं गुदावस्था, ऐसा कुछ। हिंदी अजीबोगरीब है, बट आप लोग इंग्लिश में फोकस करिएगा। फैलिक स्टेज को कह देते हैं फैलिक अवस्था या फिर लैंगिक अवस्था, ऐसा कुछ, लैंगिक अवस्था। और लेटेंसी को हम लोग कहते हैं सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था, ऐसा। और यहाँ पे जेनाइटल को बोला गया जननांग अवस्था, जननांगिक अवस्था, ऐसा। इसको जेनाइटल स्टेज को बोला गया है। ओरल स्टेज का अगर हम लोग टाइम पीरियड देखना चाहें तो ये 0 to 1 ईयर के आसपास सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बोला गया है कि ओरल स्टेज होती है। इन्होंने कुछ स्टेज बांटी, ये 5 स्टेज बांटी है, जिसके आधार पे ये बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे कि जो एनर्जी व्यवहार को कंट्रोल कर रही है वो कहाँ पर फिक्स है, और जब वह रुक नहीं पा रही है या फिर जब बच्चा उस स्टेज से निकल रहा है तो क्या वह उस कॉन्फ्लिक्ट से भी निकल पा रहा है या फिर उस ऊर्जा का स्थायीकरण या फिक्सेशन हो जा रहा है। अगर फिक्सेशन हो जाएगा तो बालक का विकास शारीरिक रूप से तो होगा, लेकिन व्यवहारों का विकास उसके पिछले वाली स्टेज के अनुसार होगा। हम लोग इसको डिटेल से बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अनल स्टेज में यहाँ पे 1 से लेकर 3 साल तक का पीरियड दिया गया है। अगर हम लोग फैलिक स्टेज की बात करेंगे तो ये 3 से लेकर 6 साल तक का पीरियड दिया गया है। अगर यहाँ पे लेटेंसी की बात करेंगे तो ये 6 टू प्यूबर्टी तक जाता है। तो प्यूबर्टी हम लोग बोलते हैं, स्पेशली प्यूबर्टी का संबंध फीमेल से होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वहां तक जाने की बात यहाँ हो रही है। और यहाँ पे जेनाइटल की बात करें तो प्यूबर्टी टू द एडल्टहुड, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है टू द एडल्टहुड, वयस्क अवस्था तक जाता है, एडल्टहुड तक जाता है। तो ये 5 यहाँ पे इन्होंने डिटेल से बताई हैं। तो आप इसको देखिएगा कि ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर, एनल स्टेज 1 to 3 ईयर, फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर, लेटेंसी स्टेज 6 to प्यूबर्टी पीरियड एंड जेनाइटल स्टेज प्यूबर्टी टू एडल्टहुड। तो ये 5 स्टेज हैं। तो हम लोग इनको बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग ओरल स्टेज को देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। ओरल स्टेज के बारे में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी चीजें हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं और काफी वर्क करना पड़ता है आपको लेक्चर देने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग जो फाइनेंशियली रूप से प्रॉब्लमेटिक है, जो नहीं किसी के पास जाकर पढ़ सकते हैं, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ओरल स्टेज की, तो इसको हम लोगों को समझना है। तो ये 0 to 1 ईयर है, इसका मतलब है कि ये बर्थ से स्टार्ट होता है और 1 साल तक ये अवस्था रहती है, 1 साल तक रहती है। अगर हम लोग नोटिस करें तो ये अवस्था कौन सी है, यही तो शेषवा अवस्था है, यही तो शेषवा अवस्था है, यानी यही इन्फेंसी है। क्या है ये, यही इन्फेंसी है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो अब हम लोगों को हर स्टेज में ये ढूंढना होगा कि इरोजेनस जोन कहाँ है, क्योंकि इरोजेनस जोन कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, और किस टाइप की एनर्जी है। अगर फिक्सेशन हो जाता है तो क्या होगा, अगर बालक उस स्टेज से निकल कर अगले स्टेज पे जाएगा तो क्या होगा। ये सारी बातें हमें 5 स्टेज में जाननी है। तो यहाँ पे हमें पकड़ना है कि इरोजेनस जोन क्या है। इरोजेनस जोन यानी कामोद्दीपक क्षेत्र क्या है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है ओरल स्टेज यानी मुख है, यानी माउथ है। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि पियाजे के अनुसार ये कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है,
सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। और पियाजे ने भी ऑलरेडी बोला है कि इस अवस्था में बालक इंद्रियों के अनुसार सीखता है, इंद्रियों से उसके व्यवहार कंट्रोल होते हैं, स्वाद लेता है, वह आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, ऐसी बात की गई है। और यहाँ हम सिगमंड फ्रॉइड की ओरल स्टेज में भी देख पा रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि जो इरोजेनस जोन है वो माउथ है, यानी कि जो ऊर्जा का फिक्सेशन है, यानी कि जो ऊर्जा का एनर्जी का जो कहते हैं कि लोकस है, लोकस बोले और फोकस बोले, वो कहाँ पे होगा, तो माउथ पे होगा। यानी जो बच्चा व्यवहार करेगा वो माउथ केंद्रित, मुख केंद्रित व्यवहार करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्वाद को चाटना, शहद को चाटना, या फिर खाना या दूध लेना, जीभ निकालना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो लिबिडो क्या है, यहाँ पे माउथ में बच्चे के केंद्रित है, इसीलिए बच्चा अंगूठा चूसता है। इस अवस्था में क्या करता है, अंगूठा चूसता है, ऐसा। और फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दूध पीता है, इस तरह से रोता है तो मुंह से ही रोता है, इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी कहाँ केंद्रित है, तो वो मुख में केंद्रित है। तो इसलिए हम लोग इसकी कुछ मुख्य बातों को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि ओरल स्टेज की विशेषता क्या है। तो इन्होंने बताया, कुछ सिगमंड फ्रॉइड ने बात बताई है कि व्यक्ति में जो है, व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से 5 साल के बाद तक होता है। 5 साल के बाद जाके विकास होगा, बाद जाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है, ऐसी बात यहाँ बताई गई है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। और इन्होंने बताया कि प्रारंभिक जीवन के अनुभव जो चाइल्ड एक्सपीरियंस हैं फॉर अर्ली एज, तो वो कैसे हैं, आर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए उसके जो बच्चे के बचपन के अनुभव है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं। और उन्होंने बताया कि बालक के मतलब जब तक पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगा तब तक हर चरण में एक द्वंद्व देखा जाता है। अगर वह मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में यानी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता या फिर सफल हो जाता है, अगर सफल हो जाएगा तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, अगर सफल नहीं हो पाएगा तो उसकी निगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, अगर इन समस्याओं से वह नहीं निकल पाता है तो बच्चे में ऊर्जा का स्थायीकरण हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। और फिक्सेशन होने से क्या होगा, वो पिछली स्टेज के व्यवहारों को अगली स्टेज में करेगा, जबकि उसको करना क्या था, अगली स्टेज के ही व्यवहारों को करना था। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में और जानने की कोशिश डिटेल से करेंगे। ओरल स्टेज के बारे में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। व्यक्ति दूसरों पर अधिक निर्भर होता है, इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति या बच्चा दूसरों पर अधिक निर्भर होता है, दूसरों पर अधिक निर्भर होता है, ऐसा ओरल स्टेज की एक खासियत है। और इसमें क्या होता है, ओरल स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन को हम लोग कहते हैं उद्दीपन, यहां से निकला है। तो ओरल मतलब जो एनर्जी है वो मुख में, यानी उसका मुख एक्टिव है, क्या एक्टिव है, तो माउथ एक्टिव है बच्चे का। तो क्यों एक्टिव है, क्योंकि एनर्जी यही सेंटर्ड है, इसलिए वो यही एक्टिव है, इसीलिए ओरल स्टिमुलेशन कर रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर फिक्सेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्टेज में बालक में फिक्सेशन हो जाता है तो बुजुर्ग तक होते होते, वयस्क अवस्था तक होते होते वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल नाखून चबाने लगता है, नाखून चबाना देख सकते हैं, या फिर स्मोकिंग करना ऐसा, या फिर ड्रिंकिंग करना ऐसा, हम लोग मुख से रिलेटेड चीजें देख पा रहे हैं। तो हम लोग जैसे फिल्म्स में भी देखते हैं, पुरानी जो अगर मूवी हम लोग निकालेंगे, गाना निकालेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं एक लड़की है वो ऐसे नाखून चबाकर ऐसे हिलती रहती है, तो
तो इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि अभी इसमें बचपना है, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाखून चबाना जो है वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी इनकी जो ऊर्जा का फिक्सेशन है वो आपका ओरल स्टेज में ही हो गया है, जबकि यहाँ से इनको निकलना था, इसीलिए बच्चा बाद में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है। और फिक्सेशन हो जाएगा तभी वह सबसे ज्यादा कहाँ फोकस करेगा? ईटिंग पर फोकस करेगा, खाना ही उसका उद्देश्य है। कुछ लोगों को देखकर आपको लगेगा कि ये जीवन में सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं और कोई काम इनका है ही नहीं। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो माता पिता की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल माता पिता का रोल इस बात में होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि दूध छुड़वाना, बच्चा माँ का दूध पीता है तो दूध छुड़वाना ये इसका फोकस है। ओरल स्टेज में माता पिता इसको करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए माउथ का जो फोकस है वो रूटिंग को लेकर है। रूटिंग फॉर एग्जाम्पल से गुलगुली जिसे हम लोग कह देते हैं, और इसका जैसे सकिंग हम लोग कह रहे हैं, तो अंगूठा चूसना, इन सबको छुड़वाना ही माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसी ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं तो निगेटिव फैक्टर आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्सेशन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देखने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो यूजली क्या होना चाहिए था? आत्मनिर्भर बनना चाहिए था बालक। अगर फिक्सेशन ऊर्जा का हो जाता है ओरल स्टेज में तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बालक निर्भर ज्यादा रहता है, दूसरों पे डिपेंडेंट ज्यादा रहता है, और एग्रेशन आ जाता है बहुत ज्यादा। एग्रेशन बोले तो जिद्दी हो जाता है, कोई चीज मांगा तो पीछे ही पड़ जाएगा, ऐसा। तो वो जिद्दी हो जाता है। ये सब चीजें इसके इफेक्ट हैं जो हम लोग ओरल स्टेज के देख रहे हैं। तो हम लोग इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कल देखने की कोशिश करेंगे, अनल स्टेज को, और बहुत डिटेल से सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी थ्योरी है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ये बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इनके क्रिटिक्स भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज है अनल स्टेज, और इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेज यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हो सकता है कि मेरा लेक्चर फास्ट हो तो आप उसको स्लो कर देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको पहले से आता है तो आप उसको स्लो करके या फिर फास्ट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें भी सभी से इंतजार रहता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरा सेल्फ रिटन नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्म में कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।